नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट स्टेनोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन रहेगी वो एडिटोरियल मैटर की डिक्टेशन है और यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी। आपको आराम से लिखना है और इसका जो है अभ्यास करना है और इसमें जो आउटलाइंस आएंगी उन आउटलाइंस का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। अभी करीब 29% लोगों का देश में कोरोना के लिए टीकाकरण हुआ है। इन्हें कम से कम एक डोज लग चुका है, लेकिन इसमें राज्यों के बीच बहुत अंतर या विविधता देखी जा रही है। जैसे हिमाचल में 61% आबादी का टीकाकरण हो गया है। केरल, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी यह 40% से ऊपर है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में टीकाकरण काफ़ी कम है। इसके पीछे के कारणों में अमीर गरीब राज्य, विकसित विकासशील राज्य वाले मापदंड लागू नहीं हो रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में बहुत कम समानता है। यह नहीं कह सकते कि लोगों में टीका लगवाने में झिझक के पीछे निरक्षरता है, क्योंकि तमिलनाडु की साक्षरता दर तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो जन स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी है। अगर अमीर गरीब राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र और पंजाब गरीब राज्यों में नहीं आते, लेकिन वहाँ भी देश भर की तुलना में कम गति से टीकाकरण है। यानी ये मापदंड राज्यों में धीमे टीकाकरण या झिझक के लिए जिम्मेदार नहीं है। राज्यों में इस अंतर का असर यह पड़ेगा कि आगे जाकर देश में कहीं भी तीसरी लहर की शुरुआत होती है तो संवेदनशील आबादी पूरे देश में होगी। नए वेरिएंट का जोखिम भी सभी राज्यों में बना रहेगा। जब तक हम सभी राज्यों में टीकाकरण का एक न्यूनतम स्तर हासिल नहीं कर लेते हैं, तब तक जोखिम बना रहेगा। फिर राज्यों के अंदर भी विविधता देखी जा रही है। जैसे यूपी में गौतम बुद्ध नगर में 90% योग्य आबादी को टीका लग चुका है, लेकिन दूसरी तरफ रायबरेली जैसे शहर हैं जहां 7-8% है। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर जैसे विकसित शहरों में काफ़ी टीकाकरण हुआ है। वहीं तिरुवल्लुवर जैसे शहरों में 10-12% ही कवरेज है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। गांवों में टीके को लेकर बहुत झिझक है। इसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी है। इसके लिए जागरूकता लाने और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। जैसे यूपी में सुना है कि एक ज़िले में उन घरों की बिजली काट दी जहां टीकाकरण नहीं हुआ। अरुणाचल में टीका लगवाने पर 20 किलो चावल दे रहे हैं। तो अब रणनीति राष्ट्रीय नहीं, स्थानीय स्तर पर बनाने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ नीति बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्थानीय आबादी के व्यवहार को समझकर नीति बनाई जाए। स्थानीय समुदायों के स्तर पर इस पर काम करना जरूरी है। एक बात इक्विटी यानी सबको बराबरी से वैक्सीन देने को लेकर भी होती है। जितनी आबादी है उसी के आधार पर टीके सप्लाई कर रहे हैं, तो यह अवैज्ञानिक रणनीति है। दूसरी लहर में ग्रामीण इलाके प्रभावित हुए, पर शहरी इलाकों में कहीं ज़्यादा मौतें हुई। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से टीके पहुंचाना चाहते हैं तो अभी टियर
1, 2, 3 शहरों को वैक्सीन से भरने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से संक्रमण तेजी से फैला है। सिर्फ बराबरी से टीके देने के लिए बराबरी न की जाए कि जितना नोएडा को टीके देंगे उतने ही आबादी के हिसाब से रायबरेली, कन्नौज को देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा वैक्सीन है तो उन्हें पहले शहरों में पहुंचाना होगा। इक्विटी और एफिशिएंसी अलग चीज़ें हैं, यानी शहरों में अगर 70% आबादी को टीका मिल जाता है तो कुल आबादी की असुरक्षा या संवेदनशीलता कम होगी। सबको बराबरी से बांटने से एक जगह टीका की मारामारी है और दूसरी जगह बच रही है या बर्बाद हो रही है। मांग समझते हुए टीके देने की रणनीति पर काम करना चाहिए। जेंडर का मुद्दा भी बड़ा है, जिस पर ध्यान कम है। कई राज्य हैं जहां पुरुषों की तुलना में टीका लगवाने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, जैसे दिल्ली, ओडिशा, मध्य प्रदेश में 5-6% का अंतर है। 29 जून तक करीब 18.5 करोड़ पुरुषों को 15.5 करोड़ महिलाओं को टीका लगा। करीब 3 करोड़ का अंतर है और यह बढ़ता जा रहा है। औरतें क्यों नहीं जा रही है? दिल्ली जैसे अमीर जगह पर पुरुष महिला के बीच 11% का अंतर है। वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां असमानता नहीं है, जैसे हिमाचल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। महिलाओं को टीका न लगने पर कई परिवार संवेदनशील रह जाएंगे। इसे हमें सामुदायिक स्तर पर कम करना होगा। पैरा कृषि विज्ञान में नए शोध चौंकाने वाले हैं। वायुमंडल में CO2 बढ़ने से पौधों को फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक ज़्यादा मिल रही है, जिससे पैदावार बढ़ रही है। लेकिन क्या उसी मात्रा में उनमें पोषक तत्व भी बढ़े? शोध बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट छोड़कर लगभग सभी तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज और अन्य माइक्रो कम हुए हैं। पिछले 50-70 वर्षों की कृषि क्रांति में जिन 130 फसलों का अध्ययन हुआ, उनमें सभी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम और आयरन की मात्रा लगभग 8% कम हुई है। यानी इन्हें खाने से कार्ब तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन खनिज व प्रोटीन कम। वातावरण में CO2 बढ़ने से गेहूं के पौधे ज़रूरी मात्रा में नाइट्रोजन नहीं लेते। नतीजतन गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10-30% कम होने लगी है। ये तत्व हमारी प्रतिरोधक क्षमता के लिए ज़रूरी है, जो अब दुनिया में आ रहे नए वायरसों के चलते और ज़रूरी हो गई है। दुनिया के वैज्ञानिकों को नई परिस्थितियों के मद्देनज़र केवल इस बात से खुश नहीं होना चाहिए कि अमुक नई प्रजाति के कारण फसल का उत्पादन बढ़ गया, क्योंकि शरीर को कार्बोहाइड्रेट तो ज़रूर मिल जाएगा, परंतु अन्य खनिज के अभाव में खुशहाल और खाता पीता व्यक्ति भी सहज ही रोगग्रस्त रहेगा। फलों और सब्जियों की भी कमोबेश यही स्थिति है। शोध बताते हैं कि पिछले 50 वर्षों में इनमें आयरन, जिंक और कॉपर सरीखे अहम तत्वों में 8% से 40% की कमी आई और सबसे ज़्यादा 80% कमी कॉपर जैसे तत्व की मिली। वातावरण में CO2 के आधिक्य के अलावा अति सघन
खेती के कारण मिट्टी में इन खनिजों का अभाव भी बड़ा कारण है। आज ज़रूरत है सम्यक कृषि विकास की। स्टॉप।